जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू यूट्यूब हब। पॉलिटी के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफोर्ड क्रिस्प। संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन द्वारा। संविधान सभा बनी जिसमें सदस्य थे 389, सीटें थीं 389। 389 में से 296 सीटों पर, जो ब्रिटिश भारत में थी 296, इन पर होना था चुनाव निर्वाचन। और 93 सीटें मिली देशी रियासतों को, जहाँ पे जो सदस्य थे वो निर्वाचित होने थे। इसके बाद तो 296 पे चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, 15 सीटें मिली अन्य छोटी पार्टी थी जो उनको। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुस्लिम लीग को 73 मिली और इसने संविधान सभा का बहिष्कार किया और 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं और फाइनली संविधान सभा बन गई। इसके बाद पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, जहाँ पे एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग में 211 सदस्य ने भाग लिया था और देशी रियासतें नहीं आई थी। सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर को। एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए, राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चल के भारत की संविधान की प्रस्तावना बनती है। उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कि संविधान सभा बन गई। अब इस सभा में कुछ समितियां बनाई गई। कुछ समितियां ऐसी जो सब्जेक्ट वाइज काम कर रही हैं। एक समिति बनी वो किसी अलग विषय पे काम करेगी, एक समिति बनी वो किसी अलग विषय पे काम करेगी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये आज की वीडियो में हमें कवर करना है। देखो, पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों जो समिति थी, संघ समिति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। एक समिति थी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के अंडर दो उप समितियाँ थीं। देखो, एक मूल अधिकार की हो गई और एक अल्पसंख्यक समिति हो गई, दोनों। तो जो मूल अधिकार समिति थी, उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक के लिए उप समिति थी, उसके लिए थे HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और एक संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। देखो, जो राजेंद्र प्रसाद हैं वही संविधान सभा के भी स्थायी अध्यक्ष है, जो बनाए गए थे 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 को स्थायी बने राजेंद्र प्रसाद। याद इनको देखो ऐसे रखो, जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये PM है, प्रथम PM थे, प्रधानमंत्री थे। तो संघ की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। सब जो कार्य रहते हैं, मेनली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। तो संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतों को एक करने में जो रियासतें थीं, रियासतों को एक करने में सबसे बड़ा हाथ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो जो प्रांतीय संविधान समिति है, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो संचालन समिति है, जो भारत के राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद,
तो राष्ट्रपति ही संचालन करता है पूरे देश का। भले पावर देखो पीएम में होती है, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, सारे डिसीजन पीएम लेता है। तो संचालन कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद या राष्ट्रपति। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। जो BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और इनके साथ 6 सदस्य और थे। तो मतलब टोटल सदस्य 7 थे। एक हो गए अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, एक थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, N माधवराव और T कृष्णामाचारी। इसमें से देखो जो जितने भी सदस्य हैं उसमें कृष्ण से रिलेटेड सभी नाम हैं। जो BR अम्बेडकर है वो अध्यक्ष हैं, ये छोड़ दो, और एकमात्र मुस्लिम सदस्य सदाउल्ला, ठीक, 2। अब बाकी जो हैं वो सभी कृष्ण से रिलेटेड हैं। गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, M मुंशी और माधव और कृष्णामाचारी, जो सभी हैं वो कृष्ण से रिलेटेड हैं, तो याद करने में आसानी होगी। अब जो N माधव हैं, इनसे पहले यहाँ पे अध्यक्ष जो सदस्य थे वो थे BL मित्र। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इनने त्याग पत्र दे दिया, इनकी जगह पे N माधव आए। जो T कृष्णामाचारी हैं, इनसे पहले थे DP खैतान, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी जगह पे T कृष्णामाचारी आए। मतलब प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। एक थे BR अम्बेडकर, एक थे मुसलमान सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, और 5 अन्य थे गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, माधवराव और कृष्णामाचारी। अब देखो संविधान के सोर्स। जब भारत का संविधान बना है तो देखो हमने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स लिया है। कम से कम 60 से भी ज़्यादा संविधान का अध्ययन किया, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं। और जो भी 2 तरह के सोर्स थे, एक तो आंतरिक और एक बाहर। आंतरिक मतलब हमारे ऊपर शासन हो रहा था ब्रिटिश का, उनका एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1935। अब आज़ादी के बाद 1947 के बाद और 1950 में संविधान बना। इस बीच में शासन कैसे हो रहा है? ये हो रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो अंग्रेज बना के चले गए थे, जैसे संसदीय व्यवस्था। तो जो भारत शासन अधिनियम है ये आंतरिक सोर्स हो गया, क्योंकि ये उस टाइम पे एक्ट आया था जिसके द्वारा भारत पे शासन हो रहा था। तो इससे बहुत सी चीज़ें भारत के संविधान में ली गई। पहला है न्यायपालिका संरचना, संघीय व्यवस्था, अध्यादेश। अध्यादेश एक टेम्परेरी कानून होता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए होती है। ये राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। तो अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये जो है ये आंतरिक जो सोर्स हैं वो लिए गए हैं। बाहर सोर्स मतलब कि हमने किसी USA से, अमेरिका से लिया है, रूस से क्या लिया, या आयरलैंड से, जो अदर देशों से हमने कुछ ऐसे चीज़ें ली हैं, तो वो है बाहर सोर्स में आते हैं वो। तो मेन क्वेश्चन आता है बाहर सोर्स से। देखो पहला है ब्रिटेन से हमने ली संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। अब समझो, देखो विधि का शासन, हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति शासन नहीं कर रहा है, ठीक। पहले राजा होते थे जो शासन करते थे, आज कोई नहीं, सब निर्वाचित होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, निर्वाचित होते हैं। और हमारे ऊपर विधि का शासन होता है, मतलब जो भी कानून है, कानून ही सर्वोपरि है हमारे ऊपर, उसी के द्वारा शासन होता है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं करता। संसदीय शासन प्रणाली, देखो जो संसद है हमारी, संसद में एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था बोल दो इसको। तो ये सभी कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि अंग्रेज जो आए थे उन्होंने प्रांतों में विधानसभाएं बनाई, केंद्र में विधानसभाएं बनाई, राज्यसभा बनाई। तो ये सभी उस टाइम से चली आ रही हैं, वही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी रही।
सेकंड कनाडा, देखो कनाडा मजबूत संघ सरकार वाली संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ पे ना संघ जो केंद्र है वो ज़्यादा मजबूत है राज्यों की अपेक्षा। जो यूएसए में है वहाँ पे राज्य ज़्यादा ताकतवर है केंद्र की अपेक्षा। तो हमारे यहाँ पे मजबूत संघ है। और ब्रिटिश से जो संसदीय प्रणाली ली थी, संसदीय प्रणाली तो ब्रिटिश से है, लेकिन जो मजबूत संघ है वो मॉडल किस पे बेस्ड है, वो कनाडा पे बेस्ड है। अवशिष्ट शक्तियाँ, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 246 इसमें है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र किस विषय पे कानून बनाएगा, राज्य किस विषय पे कानून बनाएगा, ये कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 246 और ये अनुसूची है 7। केंद्र मतलब देखो एक सूची बनाई गई है, एक सूची है जिसे कहते हैं संघ सूची। इसमें कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ विषय हैं। इन विषय पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगी। जैसे आर्मी हो गया, फॉर एग्जांपल आर्मी पे कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाती है। और जो विषय जिस विषय में रखे गए हैं उसका नाम क्या है, संघ सूची। संघ सूची में ये सब्जेक्ट रखा गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य जिस विषय पे कानून बनाएगा वो सब्जेक्ट कहाँ पे रखे गए हैं, राज्य सूची में। जैसे पुलिस पे कानून कौन बनाती है, राज्य बनाती है। तो शक्तियों का विभाजन किससे लिया गया है, कनाडा से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियाँ, देखो अब एक तो हो गई संघ सूची जिस पे कानून बना रहा है केंद्र, एक है राज्य सूची जिस पे कानून बना रहा है राज्य, एक होती है समवर्ती सूची जिस पे कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, एक होती है अवशिष्ट सूची। इसमें ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जो डिफाइन नहीं है। जैसे 1950 में जब संविधान बना तो कंप्यूटर से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड या आईटी क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम पे इसका पता नहीं था। तो उस टाइम पे एक सब्जेक्ट बनाया गया अवशिष्ट सूची। इसमें ऐसे विषय रखे गए जो डिफाइन नहीं है अभी तक या भविष्य में हो सकते हैं। जैसे 1950 की बात करें तो आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर उस टाइम पे नहीं था पता, लेकिन आज है। तो आज इस पे कानून कौन बना रहा है, केंद्र बना रही है। तो ऐसे विषय जो डिफाइन नहीं है, अवशिष्ट शक्तियाँ, उस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र। और राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा से। देखो मजबूत संघ वाली सरकार, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिए गए। अमेरिका से प्रस्तावना देखो 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई थी। 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया जो आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी। उसका सोर्स क्या था, जो पेश किया गया था उसका सोर्स था अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है। अब ये प्रस्तावना क्या है ये समझो। प्रस्तावना एक संक्षिप्त वर्णन है संविधान का। जो भी संविधान में आगे लिखा हुआ है उसका एक संक्षिप्त वर्णन है, एक छोटा सा वर्णन है। देखो जब भी कोई निबंध लिखते हैं ना तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं कि उसमें आगे क्या लिखना है, किसके बारे में लिख रहे हैं। एक छोटा सा मोटिव होता है। तो वही है ये प्रस्तावना, संविधान बनाने का मोटिव क्या है। सेकंड है देखो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। आपको जीने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म पे विश्वास कर सकते हो। तो ये आपके अधिकार हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं। इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायपालिका
न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्याय जो सिंपल भाषा में अगर समझें तो कोई केस चल रहा है, फाइनल हो चुका है वो, अगर इसको फिर से देखना है, रिव्यू करना है, तो ये शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ये भी प्रावधान कहाँ से? यूएसए से। राष्ट्रपति निर्वाचित और महाभियोग, ये महाभियोग का मतलब समझो। महाभियोग का अर्थ होता है सिंपल, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। लेकिन ये जो महाभियोग शब्द है ये यूज होता है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। अगर हमें प्रधानमंत्री को हटाना है, किसी मंत्री को हटाना है, तो सिंपल सा वर्ड यूज होता है कि हटाना है या फिर ऐसे रिलेटेड जो भी। लेकिन जब महाभियोग जो शब्द है ये हम यूज करते हैं राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और उपराष्ट्रपति का पद देखो, अमेरिका से प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति निर्वाचित और महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी। ये डीपीएसपी है, ये भाग 4 में आते हैं, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 91 तक। तो ये जब हम भाग 4 पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, देखो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनका आधार क्या होना चाहिए? लेकिन ये जो 12 लोग नॉमिनेट होंगे ये इस फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए, साहित्य में, कला में, विज्ञान और सामाजिक सेवा, समाज सेवा। इसमें इन 4 क्षेत्रों से रिलेशन होना चाहिए। इन जो नॉमिनेटेड हो रहे हैं, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 80। सोर्स क्या है? आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया, ये भी कहाँ से? आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। जर्मनी, जर्मनी से सिर्फ एक ही चीज़ है, देखो जो फंडामेंटल राइट है, आपके मौलिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब कोई नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन आपातकाल में अगर कभी इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट का निलंबन हो सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका, जो संविधान में संशोधन होता है तो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से, और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचित प्रक्रिया भी साउथ अफ्रीका से। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। सबसे पहले स्वतंत्रता समझो, ये सिंपल नहीं है। देखो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रताएं भी बहुत प्रकार की होती हैं। देखो बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। तो ये सभी स्वतंत्रताएं जो है कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है। ब्रिटिश में जो है जो सबसे हेड होते हैं वहाँ पे क्राउन, वहाँ पे आज भी राजा चलते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ पे राजा होता है, उसका बेटा भी राजा होगा, उसके बेटे का बेटा भी राजा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हेड है प्रेसिडेंट, उनका चुनाव होता है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समझो अभी जो पढ़ा था हमने 7वीं अनुसूची में आर्टिकल नंबर 246, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। एक संघ सूची बनाई जिस पे कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची जिस पे कानून राज्य बनाता है, एक समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, और एक है अवशिष्ट सूची जिस पे कानून सिर्फ केंद्र बनाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो केंद्र सभा, जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी संयुक्त बैठक, ये प्रावधान कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है। सोवियत संघ,
सोवियत संघ, सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। देखो जो फंडामेंटल राइट है, जो आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार, कोई भी बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो भी है बहुत सारे हैं। जब हम भाग 3 पढ़ेंगे तब हम इन सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल समझो कोई भी स्वतंत्रता है आपकी, तो वो आपका अधिकार है। जैसा आपका अधिकार है वैसे ही आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, हमारे झंडे का सम्मान करना, तो ये सब आपका कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? टोटल 11 कर्तव्य हैं जो संविधान में है। ये लिए गए हैं सोवियत संघ से, यूएसएसआर। जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, ये भी लिया गया है यूएसएसआर से। देखो अभी प्रस्तावना पढ़ेंगे, जब प्रस्तावना में न्याय की बात करी गई है और 3 तरह के न्याय की बात करी गई, एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो ये जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब समझो, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको अपने तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी विधि बोलती है, जिस हिसाब से भी एक प्रोग्राम जो डिफ़ाइन करा गया है, उस हिसाब से आप डिसीजन लें। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी को फॉलो करें, ना कि अपनी सोच से। तो ये कहाँ से ली गई है? जापान से। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद होने चाहिए। देखो, यदि विधायक द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचा के विरुद्ध जाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। कोई भी कानून बना, देखो किसी भी टाइप का कानून, आगे हम क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, सिर्फ बेसिक समझो। कोई भी कानून बना, राष्ट्रपति ने बनाया, विधायक ने बनाया, किसी ने भी, अगर वो संविधान के आधारभूत ढांचा को ठेस पहुंचाएगी। आधारभूत ढांचा क्या है? कि जब संविधान बना है उसका उद्देश्य क्या है। जैसे ये गणराज्य है, मतलब यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होते हैं, यहाँ पे कोई भी राजा नहीं होता। तो ये आधारभूत ढांचा है। लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो ये एक आधारभूत ढांचा है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, हमेशा जनता ही शासन करेगी, जनता द्वारा ही शासन किया जाएगा। तो ये आधारभूत ढांचा है। बहुत सारे आधारभूत ढांचा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन समझो कि अगर कोई कानून बनता है जो आधारभूत ढांचा को ठेस पहुंचाए, जिस मकसद से संविधान बनाया गया है उस मकसद को ठेस पहुंचाए, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, उस कानून को अमान्य कर सकती है। जो संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की अहम भूमिका होती है। देखो, केंद्र में होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राज्य में जो प्रधान होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। तो ये सिर्फ नाम मात्र, ये कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं ये, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। काम कौन करता है? पीएम। जो डिसीज़न या कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हो गया वो लेने हैं तो पीएम और सीएम, स्टेट में सीएम, सेंटर में पीएम। और जो प्रेसिडेंट हैं ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, और ये राज्यपाल। तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो कहाँ पे होती है? सीएम में, मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में। और नाम मात्र के लिए होते हैं बस राज्यपाल, स्टेट में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 2015 से प्रारंभ हुआ है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, 125वीं जयंती थी, जब से ये 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।